अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तानी तारीख का रोशन बाब है। ये रोशन बाब इसलिए है सिर्फ जंग जीतने की बुनियाद पर नहीं, पाकिस्तानी कौम ने, उसके तमाम अफराद ने और तमाम शोबों ने जिस तरह से दुश्मन का मुकाबला किया, वो दुनिया की तारीख में इसकी मिसालें कम मिलती हैं। मैंने अपने एक पिछले वीडियो रिकॉर्ड में ये बात कही थी कि दुनिया में मुसलमानों ने जितनी भी जंगें जीती हैं वो ईमानी ताकत की बुनियाद पर जीती हैं, वो फौजी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीती जा सकी। जितनी ईमानी ताकत मजबूत थी, मुसलमानों को जंग में फतह मिली, और जब ईमानी ताकत कमज़ोर थी, फौजी ताकत होने के बावजूद मुसलमान वो परफॉर्म नहीं कर सके। 1965 की हालत भी ऐसी थी कि पाकिस्तानी मुसलमान अपने मुल्क के साथ मोहब्बत, उसके साथ अकीदत और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर दुश्मन के सामने खड़े हो गए और फिर दुश्मन को शिकस्त दे दी। उस जंग में पाक फ़ौज का किरदार हो, हमारी सियासी क़यादत का किरदार हो, उलमाए कराम का हो, यहाँ तक कि हमारे अदाकारों और गुलकारों और फ़नकारों का किरदार हो, वो नाकाबिले फरामोश। उस किरदार की बदौलत हम लोग एक पिच पर थे और वो पिच मुहिब्बे वतनी थी। उसकी बुनियाद पर हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे दी। उस जंग का अहवाल BBC की एक रिपोर्ट में जो 2 साल पहले भी शाया हुई थी और पिछले दिनों फिर वो शाया हुई, उसमें इंडियन आर्मी के कुछ जर्नल्स की आप बीती से कुछ हिस्सा उन्होंने शाया किया है। और वो जर्नल थे हरबकेश प्रसाद। उन्होंने अपनी बीती लिखी है, अपनी एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने जो नक्शा खींचा है उससे अंदाज़ा होता है कि इंडियन फ़ौज की कैफियत क्या थी। वो कहते हैं कि 6 सितंबर को हमें तो वैसे बड़े पैमाने पर पेशकदमी हो चुकी थी और हमें इब्तदाई कामयाबियां मिल चुकी थी, लेकिन वहाँ जो कोर कमांडर तैनात थे उनका नाम निरंजन प्रसाद था। वो निरंजन प्रसाद को उन्होंने फ़ोन किया, उनसे रब्ता किया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो निरंजन प्रसाद ने कहा कि यहाँ के हालात बहुत कशीदा हैं, आप इस तरफ ना आइएगा। जनरल हरबकेश सिंह कहते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने निरंजन प्रसाद को बुलवाया तो मैंने देखा थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसके जूते कीचड़ में लिपटे हुए हैं, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसके कंधों पे वो स्टार्स मौजूद नहीं जो ओहदे का तयन करते हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं। मैंने उसे सख्ती से कहा, जनरल निरंजन प्रसाद ये क्या है? वो कहने लगा, पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तानी फ़ज़ैया ने हमारी बुरी हालत कर दी है, हमें ज़मीनी हद तक कुछ कामयाबी तो मिली थी, आप आगे जाके देखिएगा। मैं आगे गया तो मैंने देखा कि GT रोड पर गाड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, हमारी तमाम फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं और जो बाकी बची हैं उन्हें आग लगी हुई है। पाकिस्तानी फ़ज़ैया की बमबारी से जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं। मैं निरंजन प्रसाद के पास वापस आया। निरंजन प्रसाद ये क्या है? वो मुझे घसीटता हुआ गन्ने के खेत की तरफ लेके जाने लगा, कहने लगा फायरिंग से बचिए। मैं उस पर चिल्लाया, मुझे गुस्सा आया, निरंजन प्रसाद तुम कोर कमांडर हो, तुम ये क्या कह रहे हो? उसने कहा दुश्मन हमें नहीं छोड़ेगा, हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है और मेरा और आपका बचना भी महाल है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने एक जीप ली, उसको खुद मैंने ड्राइव किया, 2 साथियों को और साथ बैठाया। मैं आगे गया तो मैंने देखा कि हालात वाकई ख़राब थे। मैं वापस उसके पास आया, हम जब बातें कर रहे थे मैं उसे पूछ रहा था तुम्हारा ब्रिगेड कमांडर कहाँ है? उसने पाठक को आवाज़ दी, पाठक पाठक। थोड़ी देर बाद जब पाठक आया तो उसका चेहरा सफ़ेद हुआ था, महसूस हो रहा था कि मेरे सामने को मुर्दा खड़ा है। उसने कहा सर हमारा तो कुछ नहीं बचा, हमारे यहाँ तो तबाही की ये कैफियत हो गई है कि उनकी 2 डिवीजनों ने हमारे ऊपर हमला किया है, तो हमारे पास तो बचने के भी इम्कानात नहीं है। इस अरसे में मुझे निरंजन प्रसाद ने एक दफ़ा फिर एक साइड पे करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे हैं। मैंने कहा पाकिस्तानी हथियारों को मुझ में और तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हमारे जहाज़ों की तलाश में हैं और गाड़ियों को वो पहले से तबाह कर चुके हैं। लेकिन इसी अरसे में पाकिस्तान की छोटी मशीन गन ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की तो मैं और वो गन्ने के खेत में छुप गए। मैंने उसको बहुत डांटा लेकिन वो हौसला हार चुका था। वो उनका कोर कमांडर जो 15 डिवीजन का कमांडर था वो हौसला हार चुका था और वो जंग हार चुका था। मैं वापस जाने लगा। मैंने उसे कहा कि हमें हर सूरत पेशकदमी करनी है, क्योंकि हमने ये वादा किया था कि सुबह का नाश्ता लाहौर जिमखाना में करेंगे, हमने नाश्ता वहाँ करना है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी फ़ौज की फ्रंट डिवीजन जो सेक्टर में लगी हुई है और उसका कोर कमांडर हिम्मत हार चुका है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब हम
یہ جنگ نہیں جیت سکتے. میں واپس آیا, میں اس کو آرڈر تو دے کے آیا کہ مجھے صبح تک رزلٹ چاہیے, لیکن جب میں واپس آیا تو وہ رزلٹ اس کے برعکس تھا جو تاریخ نے دیکھا. وہ لکھتا ہے کہ جنرل نرنجن پرساد کی وجہ سے ہمیں وہ سبکی ہوئی جو تاریخ کا حصہ بن گئی. بعد میں ان کا وہ کور کمانڈر جنرل نرنجن پرساد, جس کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے, لیکن انڈین فوج کے جنرل چودھری نے کورٹ مارشل کے بجائے اس سے استعفیٰ مانگا. جنرل نرنجن پرساد اپنی جیپ میں جو فائرنگ کے ڈر سے جہاں سے بھاگ کے گیا تھا, وہاں وہ کچھ ڈاکومنٹس چھوڑ کے آ گیا تھا جو بعد میں پاک فوج کے ہاتھ لگے, جو ریڈیو پاکستان پہ بہت عرصے تک نشر کیے جاتے رہے, جو انڈین فوج کے لیے اور زیادہ سبکی اور شرمندگی کا باعث بنے. ناظرین, یہ خاص بات یاد رکھنے والی ہے کہ پاکستان فوج کا اس موقع پہ ایسا رول کہیں بھی نظر نہیں آتا جو جنرل نرنجن پرساد کا تھا کہ کور کمانڈر ہوتے ہوئے اس نے یہ کیفیت کی. ہمارے فوجیوں نے تو ایک فوجی ایک نہر کے کنارے کھڑا رہا اور وہ دشمن کے ساتھ لڑتا رہا, اور یہاں تک کہ اس نے جان دے دی, لیکن دشمن کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا. ان فوجیوں کی قربانی کی بنیاد پر پاکستان کا دفاع مضبوط ہے. آج پاکستان اس دن پر فخر کرتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے دن, اس طرح کے روشن باب ہماری تاریخ کا حصہ رکھے, جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی, اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں وہ قربانی کا جذبہ برقرار رکھے جس کی بنیاد پر ملکوں اور قوموں کا دفاع مضبوط رہتا ہے.